हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर बाय स्टूडेंट फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम 27 सितंबर और 28 सितंबर के करंट अफेयर करेंगे। आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी थी कि आज आगे की आने वाली सभी पीपीटी में जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, और क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में किसी एक लैंग्वेज में भी हो सकते हैं और दोनों में भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मानो किसी कंट्री का नाम है तो वो इंग्लिश में रहेंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा। ओके, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक टूर्नामेंट जीता है। उस टूर्नामेंट का नाम है टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2030 टूर्नामेंट। ठीक है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम्स वॉन द टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2030। बेसिकली कहाँ पर होस्ट हुआ, कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ? ये बेसिकली स्पेन में हुआ था, राइट? स्पेन में। ओके, और ये टूर्नामेंट जीत लिया है और ऐसा पहली बार हुआ है, राइट? किसी देश में हमारी भारतीय हॉकी टीम जो है, महिला हॉकी टीम, उन्होंने जीता ये। स्पेन की अगर मैं बात करूं तो स्पेन में बेसिकली वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड टूरिज्म, विश्व पर्यटन संस्थान ऑर्गेनाइजेशन का OGR का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा स्पेन में एक आयरन ओर यानी लोह इस्पात की खान पाई जाती है, बिलबाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पेन की कैपिटल की बात करूँ तो मैड्रिड है, ठीक है। और इसके अलावा स्पेन और अफ्रीका का मोरक्को और स्पेन, इनके बीच में एक जल संधि पाई जाती है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। इधर मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। इधर भूमध्य सागर है, इधर अटलांटिक महासागर। स्पेन और मोरक्को के बीच में। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। और स्पेन कहाँ पड़ता है? यूरोप में। ओके। इसके अलावा अगर स्पेन के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। स्पेन अभी जो हाल ही में इंटरनेशनल कोलकाता में 46 कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था। इसमें थीम स्टेट था, इसमें थीम जो कंट्री था वो था स्पेन, यानी कि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर, बुक मेला हुआ था 46वां कोलकाता में। उसमें जो थीम देश था वो था स्पेन। ओके, ठीक है। इसके अलावा स्पेन ने अभी हाल ही में यूएफा नेशंस लीग 2022-23 को भी जीता है। ओके, जो क्रोएशिया को हरा के उन्होंने जीता। स्पेन ने क्रोएशिया को हरा दिया। यूएफा, इसको बोलते हैं यूएफा 2022-23 जो लीग थी, फुटबॉल लीग होती थी यूएफा, इसको भी स्पेन ने जीत लिया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किसी दूरसंचार विभाग का सचिव किसको बनाया गया है? बेसिकली ऑप्शन थोड़े गलत हैं इसमें, ऑप्शन आपको ध्यान नहीं रखने, ऑप्शन थोड़ा गलत छप गए इसमें। अपूर्वा चंद्रा इसका राइट आंसर है। अपूर्वा चंद्रा ये दूरसंचार विभाग के सचिव बने। ओके, और इसी अभी हाल ही में जो डिपार्टमेंट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन है, जिसको हम DOT भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये हमारे संचार मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। इसके जो सचिव बने हैं वो है अपूर्वा चंद्रा, ठीक है। इस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक टेक्नोलॉजी लेके आई थी, उसका नाम था अस्त्र, ASTR, ठीक है। अस्त्र टेक्नोलॉजी क्या थी? जैसे हम जो सिम खरीदते हैं तो उसके बाद जो हम वेरिफिकेशन कराते हैं उसकी, अब इस सिम की वेरिफिकेशन इस तकनीक के माध्यम से होगी। ये तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड तकनीक है, ठीक है। इस तकनीक में इसमें होगा क्या कि जो फेशियल रिकग्निशन में मेथड अपनाया जाएगा। रिकग्निशन, इसका मतलब हो गया, रिकग्निशन का मतलब है कि हमारी फेशियल रिकॉर्डिंग की थ्रू हमारी ये एक्टिवेशन सिम का होगा। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इसको स्टार्ट किया है। आपको ध्यान रखना है कि किसकी, और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन किस संस्था के अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय के अधीन ही आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड, इसको इंग्लिश में आप देख लीजिए, कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड, इसको CDMDF, ये जो डेवलपमेंट फंड है ये बेसिकली बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो सबसे पहले इसका आंसर है सेबी मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। जो हमारा बेसिकली जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट यही करता है। जो शेयर मार्केट है हमारा, ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, ठीक है। अगर मैं सेबी की स्थापना की बात करूँ तो 1982 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ओके, और अगर मैं इस फंड की बात करूँ कि इस फंड को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो इस फंड को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ी कि क्या होता है कि जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि भाई हमें जो एक टाइम पीरियड देते हैं कि भाई अगर आप 500 रुपये हर महीने जमा करो और आप इतने टाइम ईयर के लिए जमा करो तो आपको फाइनल अमाउंट हम 1 लाख रुपये इतने के बाद देंगे। हालांकि ये मार्केट के हिसाब से चलते हैं, तो ये लोग हमारा पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाते हैं,
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शेयर मार्केट में कोई कोलैप्स आ जाता है, या किसी भी तरह की जो कंपनी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही होती है वो कहती है भाई मुझे म्यूचुअल फंड से बाहर निकलना है, तो म्यूचुअल फंड के पास पैसा तो होता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना सारा पैसा किसी मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उन्हें वो इंटरेस्ट मिलता रहे, उन्हें उनका पैसा डबल होता रहे, क्योंकि तभी वो हमें पैसा दे पाते हैं, राइट। तो उनका मतलब ये मेरा कहने का कि इसमें जो ये फंड है, ये फंड एक तरह से इन म्यूचुअल फंड्स को, जो कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड्स को, इनकी सिक्योरिटी देगा इन म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को कि चलो ठीक है, आपका पैसा अगर कभी भी ऐसी घटना कभी घटती है, अभी हाल ही में ऐसा हुआ, एक कंपनी थी फ्रैंकलिन, उस कंपनी का नाम था फ्रैंकलिन, उसका नाम था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। ये कंपनी क्या थी, ये म्यूचुअल फंड कंपनी थी, ये डूब गई। और डूबने का कारण ये था कि इसमें जो इन्वेस्टर ने पैसा डाला था, इन्होंने अचानक से सारा पैसा बाहर निकाल लिया, और इसका सारा पैसा जो मार्केट में लगा हुआ था, इसके पास पैसा था नहीं, तो इन्होंने मार्केट से पैसा उठाया और उसको दे दिया, तो इस वजह से ये डूब गई। तो ये डूबे ना इस तरह की जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, तो सेबी ने एक फ़ंड बना दिया। अब इस फंड में क्या होगा, पैसा डाला जाएगा लगभग 33,000 करोड़ रुपये टोटल। कितना? 33,000 करोड़। इस 33,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ तो सरकार देगी, और जो 3,000 करोड़ हैं वो जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियाँ वो लाएंगी। अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई भी डूब रही है अगर म्यूचुअल फंड कंपनी, तो यहाँ से वो पैसा उठा सकती है, और जो इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें लगा हुआ उसको वापस कर देगी। तो इस तरह से बचाव है एक तरह का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 15 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड क्या चीज़ होती है, पहले आप ये समझो। बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको हम कूपन रेट कहते हैं बॉन्ड की भाषा में, तो वो फिक्स रहता है, वो होता है फिक्स। आपको जितने साल का बॉन्ड, आप मानो आपने 8 साल का बॉन्ड खरीदा, और उस पर जो कूपन रेट है, आपका जो कूपन रेट है वो रहेगा फिक्स। मानो ये 7.5% है, तो ये फिक्स रहता है, आपको फिक्स 8 साल में ब्याज इतना मिलना है। ओके, तो अभी हाल ही में SBI ने एक 15 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड निकाला, और उसके थ्रू उन्होंने पैसे जुटाए, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास उन्होंने पैसा जुटाया। कितना? 10,000 करोड़, ठीक है। तो ये इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लाए जाए। तो तरह तरह के बॉन्ड इशू होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, हमारे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी इशू होते हैं। तो ये बॉन्ड इसीलिए होते हैं कि मार्केट से पैसा लाते हैं और इसके बाद इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी, जहाँ जहाँ उनकी जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उन जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट में उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये बॉन्ड्स लाए जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हाल ही में किस बैंक ने इशू करे, SBI ने इशू करे, आपको इसमें ये याद रखना है, ठीक है। SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अभी ये बॉन्ड इसी तरह की इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ बॉन्ड आते रहते हैं कि भाई अभी हाल ही में क्या हुआ था कि एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड बॉन्ड आया था, और जैसे 1992 में और 1973 में, अगर मुझे इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ रहा है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा मैं बात करूं कि अगर जो एलिफेंट रिजर्व की जब मैं बात कर रहा हूं, तो एलिफेंट रिजर्व हाल ही में अब भारत में कितने टोटल 33, और 33 में कौन सा है, यूपी में खुला है, यूपी में बना है तरई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट डिवीज़न नामक एक नया डिवीज़न बनाया? देखो, ये प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट डिवीज़न जो है, ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका हिंदी में है मंत्रालय है पर्यावरण वन और क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज मंत्रालय, ये है पर्यावरण वन और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। तो मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ये पहल है, प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट डिवीजन, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। इसके तहत कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट डिवीजन, यानी कि जो टाइगर्स के लिए और एलिफेंट्स के लिए एक डिवीज़न बना दी गई है ताकि उनकी सिक्योरिटी को और प्रमोट करा जा सके। चूँकि हाल ही में साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से जो हमारे यहाँ पर चीता लाए गए थे, राइट, वो धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो रही है, ठीक है, वो धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो रही है। तो उस पर थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, इस तरह की चीज़ें करने के लिए ये डिवीज़न अभी हाल ही में बनाया गया। और इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, 1973 को, ठीक है, और ऐसे ही 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI लॉन्च किया गया? देखो, पहली बात, हमारे यहाँ पे जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर्स होते हैं जिनको हम MRI कहते हैं, वो हमारे यहाँ जनरली नहीं बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी ने पहली बार MRI बनाया है, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि एक MRI हमारी भारतीय कंपनी ने स्वदेशी रूप से बना दिया, ठीक है। तो हाल ही में से कहाँ लॉन्च किया गया और लॉन्च किसने किया? अभी इसको नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, लॉन्च करा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे कौन से मंत्री हैं? हमारे ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है,
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उसकी मंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास एक मंत्रालय और है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। 2 मंत्रालय ये इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या प्रोग्राम था और ये क्यों बना। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, ठीक है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके तहत 2 विभाग आते हैं। एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आता है और एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक आता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान और संचार मंत्रालय, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अधीन एक संस्थान और आता है, उसको हम ब्राक कहते हैं, ठीक है। और इस ब्राक ने एक प्रोग्राम चला रखा था, उस प्रोग्राम का नाम था नेशनल बायो फार्मा मिशन, ठीक है, नेशनल बायो फार्मा मिशन। नेशनल बायो फार्मा मिशन का काम ये था कि जो भी प्राइवेट कंपनी टेक्नोलॉजी में या साइंस में रिसर्च करना चाहती है तो उसको ब्राक मदद करेगा, उसको फंड करेगा, उसको संसाधन प्रोवाइड कराएगा। तो इसी संसाधन या इसी फंड के थ्रू एक कंपनी बाहर निकली, उस कंपनी का नाम था वोक्शल ग्रिड। इतना भी याद रख सकते हो, इतना भी काफ़ी है। ये कंपनी बेसिकली बेंगलोर की कंपनी है। इस कंपनी को ब्राक ने पैसा दिया, फंड किया, संसाधन प्रोवाइड कराया और उसने एमआरआई बना दी। तो एमआरआई किस कंपनी ने बनाई है आपको ध्यान रखना, वोक्शल ग्रिड कंपनी ने बनाई है, ओके। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जैसे चेन्नई है, चेन्नई के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। चेन्नई में एक आईआईटी जो मद्रास है, उसने अपना एक बाहर इंटरनेशनल कैंपस खोला है। और वो कहाँ खोला है? तंजानिया का एक द्वीप है जंजीबार, वहाँ पे इन्होंने एक अपना विदेश में जाके कैंपस बनाया है। ऐसे करके नई दिल्ली में जो आईआईटी नई दिल्ली है उसने भी बनाया है, लेकिन उसने दुबई में बनाया है, आबू धाबी में, दुबई में नहीं आबू धाबी में बनाया है, जो संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान, किस धातु की जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? इसको जलेसर धातु शिल्प ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जलेसर मेटल क्राफ्ट की जगह पे आप जलेसर धातु शिल्प भी लिख सकते हो, जलेसर मेटल क्राफ्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में भी पूछे आप जगह कौन सी, तो एटा जगह पड़ती है, एटा जिला है वहाँ पर, एटा एक जगह है वहाँ पर ये अभी इसको जीआई टैग मिला है। आपको ध्यान ये रखना है कि बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग और भी मिला है इसके साथ साथ। जैसे गोवा के 2 प्रोडक्ट हैं, जैसे एक है गोवा का प्रोडक्ट जो है उसका नाम है मनकुराड आम, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला। एक मिठाई है गोवा की, उसका नाम है बेबिंका मिठाई, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के हैं लगभग 4 प्रोडक्ट और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे उदयपुर है एक, बीकानेर है, ठीक है, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर का है एक क्राफ्ट और है उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर का एक और है, बीकानेर के 2 हैं, ठीक है। तो इनमें हमें याद ये रखना है कि देखो अगर ये हमें डिस्ट्रिक्ट याद ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कम से कम राज्य याद होना चाहिए। जैसे उदयपुर की कोफ्तगारी धातु शिल्प है, कोफ्तगारी धातु शिल्प इसको मिला। बीकानेर की अगर मैं बात करूँ तो कासीदाकारी शिल्प है यहाँ की, इसको मिला। और जोधपुर की मैं बात करूँ तो बंधेज, ये शिल्प हैं सारी, बंधेज जा है ये, ठीक है। और बीकानेर की एक और बात करूँ कि बीकानेर में एक और क्या है तो उसका नाम है उस्ता कला, ठीक है। इसको इंग्लिश में मैं लिखूँ तो उस्ता कला को उस्ता क्राफ्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है, उस्ता क्राफ्ट। ये साड़ियों पे की जाती है जनरली, ठीक है। और अगर मैं भारत में जीआई टैग की बात करूँ कि जीआई टैग भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में के प्रोडक्ट्स को मिले हैं तो वो है तमिलनाडु और सेकंड नंबर पे है हमारा यूपी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फाल्कन शील्ड चीन के साथ आयोजित करने की घोषणा की? इससे पहले चीन का इसके साथ कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं होती थी, लेकिन पहली बार फाल्कन शील्ड एक्सरसाइज चीन इनके साथ कर रहा है, वो है यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में पहली बार, ठीक है। और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में भारत जो व्यापार करता है वो तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे यूनाइटेड अरब अमीरात आता है, ओके, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि भारत कोई इसके साथ एक्सरसाइज करता है, बिल्कुल एक्सरसाइज करता है। उस एक्सरसाइज का नाम है जायद तलवार एक्सरसाइज भारत और यूएई भी करते हैं, इंडिया प्लस यूएई ये दोनों मिलकर भी करते हैं। अब चाइना पहली बार करेगा फाल्कन शील्ड किसके साथ? यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में। इसमें मैं बताता हूँ आपको कि इसकी जो दुबई है यहाँ पे आईसीसी का हेडक्वार्टर है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके इस समय पे जो चेयरपर्सन है या इसके अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले जो न्यूजीलैंड के हैं। और इसके अलावा मैं और बताऊँ आपको कि दुबई में वही जगह जहाँ पर कोप 28 जो 2024 में है वो होगा। कोप 28 कहाँ होगा?
2024 में, किसका, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र की जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन होता है हर साल, उसकी COP28 दुबई में इस बार होस्ट होगी। इसके अलावा अगर मैं दुबई में बात करूं तो IIT दिल्ली का जो कैंपस यहाँ पे खुला है, IIT दिल्ली का एक कैंपस भी यहाँ पे खुला है, विदेशी कैंपस, ठीक है, ओवरसीज़ कैंपस जिसको बोलते हैं, वो दुबई में खुला है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इजिप्ट में अभी COP27 ख़त्म हुआ था, शर्म शेख इजिप्ट का एक शहर था कि जो COP27 जो UNFCCC में बात कर रहा था अभी, इसका COP27 कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। इजिप्ट में किस शहर में, शर्म अल शेख। इजिप्ट वही शहर है जहाँ पे नील नदी है, ठीक है, और इजिप्ट की राजधानी जो कैरो है वो नील नदी के किनारे ही अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ईगल ब्लफ नामक जंगल की आग किस क्षेत्र को प्रभावित करे? देखो मैं अगर एक मैप बना देता हूँ, ये जैसे ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप है, राइट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप। संयुक्त राज्य अमेरिका में जब ये ऊपर का हिस्सा ये कनाडा का है, ये कनाडा है बेसिकली, और यहाँ पे ये अलास्का का पार्ट है जो USA का है, और यहाँ पे ये US है। तो इसका ये क्षेत्र जो है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो आग की घटना हुई है अभी हाल ही में इस क्षेत्र में, ठीक है। तो USA कनाडा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ईगल ब्लफ, ये जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ये उसकी एक तरह का पराकाष्ठा है क्लाइमेट चेंज की, कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं आजकल, ठीक है। और मलेशिया यहाँ पे एक ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। क्या मलेशिया के साथ में भारत को युद्धाभ्यास करता है? हाँ, भारत मलेशिया के साथ में 2 युद्धाभ्यास करता है। एक है उदार शक्ति और एक है समुद्र शक्ति, ठीक है, समुद्र शक्ति, ठीक है। और इसके अलावा हम इटली की अगर मैं बात करूँ तो इटली में भी हाल ही में एक ज्वालामुखी फटा है, माउंट एटना, ठीक है। और एक ज्वालामुखी और है जो सुसुप्त है, स्ट्राम्बोली, ये ज्वालामुखी भी यहाँ पाया जाता है। इसको प्रकाश स्तंभ और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया, ठीक है। देखो ये जो पुरस्कार है पहले भी कई प्रधानमंत्रियों को मिल चुका है, जैसे इंदिरा गांधी जी को मिला, ठीक है। इसके अलावा मोरारजी देसाई को ये मिला था। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री और हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनको भी मिला, मनमोहन सिंह को भी मिला। तो ये पुरस्कार अक्सर इन बड़े बड़े नेताओं को मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बारे में हमें इतना ही याद रखना। और अमित शाह से मुझे याद आया कि अमित शाह जी ने नई दिल्ली में एक उद्घाटन किया था, उसका नाम था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कि एक नई दिल्ली में इन्होंने एक चीज़ का उद्घाटन किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने रेबीज़ के कारण होने वाली, देखो अभी जो रेबीज़ है, क्वेश्चन में क्या है कि रेबीज़ से होने वाली मौत सबसे ज़्यादा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई? तो वो है नई दिल्ली, ठीक है। रेबीज़ कुत्ते के काटने या बंदर के काटने या बिल्ली के काटने या हिरन या फिर जो जैगुआर्स होते हैं उनके काटने से फैलता है। इसका अभी कोई हाल ही में एक बार अगर इसका अफेक्ट हो जाता है उसके बाद इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और रेबीज़ एक तरह का वायरस है जो कुत्ते की लार में जनरली मिलता है। तो सबसे ज़्यादा नई दिल्ली में मौत हुई। और अगर मैं इसके अलावा बात करूँ कि इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई हैं, तो वो हुई हैं आपकी उसमें वेस्ट बंगाल में। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल में हुए और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नई दिल्ली, उसके बाद में वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा मृत्यु इस तरह से क्रम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूके पार्टनरिंग फॉर एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांजिशन, इसको यूके पैक्ट्स, आप इसको यूके पैक्ट्स के रूप में याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। यूके पैक्ट है क्या एक्चुअली? ये एक मैंग्रोव परियोजना है। यूके पैक्ट्स क्या है? एक मैंग्रोव परियोजना। इसमें ना ये मैंग्रोव परियोजना क्या है? मैंग्रोव आप समझते होंगे, मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं बेसिकली एक तरह के जो एरिड एरियाज होते हैं, एरिड यानी कि एरिड आर्द्र भूमियाँ होती हैं, इनको हिंदी में आर्द्र भूमि भी कहते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है कि ये जो मैंग्रोव परियोजना है इसमें अभी तमिलनाडु ने अपने आप को इसमें शामिल कर लिया है कि भाई अब ये यूके पैक्ट्स के थ्रू जो मैंग्रोव परियोजना है वो अब तमिलनाडु में भी चालू होगी। ये क्या करती है परियोजना कि ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, जो मैंग्रोव्स होते हैं संबंधित राज्य में, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, उनको हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पे हम किस तरह के संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो प्रोवाइड कराती है। तो तमिलनाडु इसमें शामिल हो गया इस परियोजना में, ठीक है। और तमिलनाडु में पिचावरम नाम के मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स पाए कहाँ जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर गुजरात में, और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार में मैंग्रोव पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा एक क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में पूछे, क्षेत्र विशेष के हिसाब से सबसे ज़्यादा, तो वो है सुंदरवन।
सुंदरवन। और सुंदरवन कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। इसको सुंदरवन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान। ये महिलाएं। ओके, तो देखो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है बेसिकली ये 1969 में पहली बार दिया गया था। और 1969 में जब शुरू हुआ था तो सबसे पहली जो महिला थी देविका रानी, जिन्हें मिला था उनका नाम था देविका रानी। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में। देविका रानी, देविका रानी को सबसे पहली बार ये मिला था। और ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और ये जो वहीदा रहमान है इससे पहले भी इनको 1991 में पद्मश्री भी मिला था और 2011 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, और इसमें 10 लाख की राशि भी साथ में दी जाती है, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स 2023। देखो एशियन गेम्स दो तरह के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एशियन गेम्स दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल वाले होते हैं और एक होते हैं पैरा। ठीक है, तो जो नॉर्मल वाले होते हैं ये भी चाइना की एक सिटी में हो रहा है, उस सिटी का नाम है हंगजाओ। ठीक है, हंगजाओ। ठीक है, और इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, हंगजाओ। इस सिटी में ही हो रहे हैं, चाइना में हो रहा है। एशियन गेम्स इस बार कहाँ हो रहे हैं? एशियन गेम्स 2023 होने 2022 में थे लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुए, तो इस बार कहाँ हो रहा है? हंगजाओ। हंगजाओ कहाँ पे? चाइना में। तो जो पैरा भी यहाँ पे होंगे और नॉर्मल वाले भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल वालों का और पैरा का जो बेसिकली मैस्कॉट है वो अलग अलग है। ठीक है, अब जो नॉर्मल वालों का जो मैस्कॉट है वो है स्मार्ट ट्रिपल एच। स्मार्ट ट्रिपल एच, ट्रिपल एच, स्मार्ट ट्रिपल एच। ठीक है, स्मार्ट ट्रिपल एच। और पैरा वालों को क्या है? फीफाई, FEI, फीफाई। अलग अलग मैस्कॉट्स हैं दोनों के, बस इसलिए मैंने आपको बताया। अभी क्या हुआ है हाल ही में, जो भारत की जो क्रिकेट की वुमेन, हमारी जो महिला टीम है क्रिकेट की, ठीक है, उसने अभी कौन सा मेडल जीता है? ये क्वेश्चन पूछा है तो गोल्ड। उसने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडल अभी जीते जा रहे हैं। अभी ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको सारे एक साथ एक लिस्ट बना के सारे मेडल्स दे दूंगा किसने कौन सा जीता। ठीक है, लेकिन हाल ही में अगर मैं बताऊं कि 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने 4 मेडल भी आए। 10 मीटर में, 10 मीटर एयर राइफल में 4 लोगों ने जीता, जैसे ऐश्वर्या प्रताप सिंह, ऐश्वर्या प्रताप सिंह, ऐश्वर्या प्रताप सिंह, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता किसमें? 10 मीटर में। इसके अलावा मैं बात करूँ तो दिव्यांश सिंह है, रुद्राक्ष पाटिल है, और एक और बताता हूँ मैं आपको, रुद्राक्ष सिंह है, दिव्यांश है, हाँ दिव्यांश और है, दिव्यांश सिंह। ठीक है, और एक है रुद्राक्ष पाटिल। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इसी गेम्स में, 10 मीटर एयर राइफल में। एयर पिस्टल जो होती है हमारी शूटिंग में, आप याद रख सकते हो, शूटिंग याद रख लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल की शूटिंग में इन्होंने जीता। इसके अलावा ये जो एक अभी हाल ही में घुड़सवारी में भी मिला है भारत को, 4 लोगों ने, जो घुड़सवारी होती है हमारी, घुड़सवारी जिसको हम एक्वेस्ट्रिन बोलते हैं, एक्वेस्ट्रिन, उसमें भी मिला है 4 लोगों को, जो सम्मिलित रूप की टीम थी। एक का नाम था सुदीप्ति हजेला, और दिव्य कीर्ति सिंह, हृदय छेड़ा, और एक था अनुज अग्रवाल। ठीक है, अनुज अग्रवाल, इनको भी मिला था। ठीक है, तो मैं 4 लोग कौन कौन से थे मैंने आपको बताया अभी। घुड़सवारी इसको जो एक्वेस्ट्रीन बोलते हैं बेसिकली, इसमें सुदीप्ति हजेला, दिव्य कीर्ति सिंह और हृदय छेड़ा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ आपको। अभी घुड़सवारी में भी 4 गोल्ड मेडल मिला है, संयुक्त रूप से मिला है, संयुक्त रूप से एक टीम को मिला है बेसिकली। घुड़सवारी में टीम थी 4 लोगों की, उसमें मिला। एक का नाम था सुदीप्ति हजेला, एक का नाम था हृदय छेड़ा। ठीक है, सुदीप्ति और सुदीप्ति हजेला याद रख सकते हो, सुदीप्ति हजेला, हृदय छेड़ा, और एक था अनुस अग्रवाल। ठीक है, अनुस अग्रवाल, और एक थे तुम्हारे दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, इन 4 को भी मिला अभी हाल ही में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो हुक्का बार है, बेसिकली जो आपने देखा होगा होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या किसी भी तरह के बार्स होते हैं, वहाँ पे हुक्का की एक प्रथा सी बन गई है। तो हरियाणा सरकार ने जिस तरह के क्षेत्रों में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब किसी भी तरह के वहाँ हुक्का बार नहीं होंगे। हालांकि ग्रामीण इलाकों में जो पारंपरिक रूप से लोग हुक्का पीते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई बैन नहीं है, वहाँ पर अभी भी ये सब जारी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में मुझे एक चीज़ अभी अच्छे से याद आ रही है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, नॉर्थ इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि न्यूक्लियर मतलब होता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उत्तर भारत का पहला। तो हरियाणा में कहाँ पर? गोरखपुर। ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, यहाँ पे गोरखपुर जिला है हरियाणा में, वहाँ पर खुला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोरखपुर में
खुला है अभी हाल ही में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली बस को हरी झंडी दी गई कहाँ पर? तो ये बेसिकली हरी झंडी जो हाल ही में दी गई है वो नई दिल्ली में दी गई। हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल होते हैं इसके द्वारा ये बस चलती है और इसे हरी झंडी अभी दी गई नई दिल्ली में। देखो हाइड्रोजन मैं बताता हूँ आपको, ये हाइड्रोजन आखिर में क्यों हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन को क्यों प्रमोट किया जा रहा है। भारत में एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, ठीक है। अब इस मिशन के कुछ टारगेट्स हैं। वो टारगेट ये है कि हम 5 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, 50 लाख मीट्रिक टन भी इसको बोल सकते हो, हम एक क्षमता बनाना चाहते हैं, क्षमता कि हम 5 मिलियन मीट्रिक टन हर साल इतना क्षमता की हाइड्रोजन हम उत्पादित कर सकें, हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन हम फ्यूल बना सकें 5 मिलियन मीट्रिक टन, इस तरह की क्षमता को विकसित करना है। टारगेट दिया है 2030 तक, मतलब 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता बनानी है हमें। ये हमारा टारगेट है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत। और हाइड्रोजन को प्रमोट करने का रीजन ये होता है कि ये क्लीन फ्यूल होता है, इससे कोई कार्बन इमिशन नहीं होता है, इससे जलवायु परिवर्तन पर किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती, इससे किसी भी तरह का कोई कार्बन इमिशन नहीं होता, एक तरह का क्लीन फ्यूल है ये, ठीक है। इस वजह से हम हाइड्रोजन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और इस तरह की बहुत सारी बसेस और कार्स हमारी लॉन्च करी गई। जैसे भारत में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बस सर्विस सबसे पहली बार कहाँ हुई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो नई दिल्ली, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड सबसे पहली ईंधन से चलने वाली बस को हाल ही में झंडी कहाँ दी गई, नई दिल्ली में दी गई, ठीक है। और भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन कहाँ पे चली थी विश्व की सबसे पहली, तो वो थी जर्मनी। और दूसरी विश्व की कौन सी थी, चाइना में। यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ट्रेन भी चलती थी, सबसे पहले ट्रेन जर्मनी में और दूसरी सब चली थी चाइना में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके अलावा और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। नेक्स्ट एक देखो हाइड्रोजन विश्व में ना एक एथेनॉल को भी प्रमोट किया जा रहा था। विश्व की प्रथम एथेनॉल फ्यूल है बेसिकली से चलने वाली कार कहाँ लॉन्च करी गई, वो भी नई दिल्ली में करी गई। विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार भी यहीं लॉन्च करी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने एडवाइज़र का कार्यकाल बढ़ा दिया अपने जो, तो पीएम मोदी के जो सलाहकार थे उनका कार्यकाल विस्तारित कर दिया गया है। यानी कि पीएम मोदी के जो एडवाइज़र हैं उनका जो टाइम पीरियड था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उनका नाम पूछा गया है कि उनका नाम क्या है। पीएम मोदी के एडवाइज़र थे अमित खरे, इनका कार्यकाल बढ़ गया। देखो कुछ सचिव आपको याद रखने चाहिए। जैसे पीएम मोदी के तो राष्ट्रपति के कौन सचिव है इस समय पे आपसे पूछे तो उनका नाम था राजेश वर्मा। क्या नाम है, राजेश वर्मा, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि भाई हमारे होम मिनिस्ट्री के गृह सचिव कौन है, तो भाई गृह सचिव कौन है, उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। क्या नाम है, अजय कुमार भल्ला, ये हमारे गृह सचिव हैं भल्ला, ठीक है। और अगर मैं बात करूं राजीव गौबा, तो ये कैबिनेट सचिव हैं हमारे इस समय पे, जो कैबिनेट है उसके सचिव हैं। और अगर मैं रक्षा सचिव की बात करूं हमारे, तो वो हैं गिरधर अरमाने। और वित्त सचिव की बात करूं तो टीवी सोमनाथ है, ठीक है। इसी तरह से जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स हैं बहुत हमारे, तो आर्मी के चीफ कौन है इसमें, जनरल मनोज पांडे। और नेवी के कौन है, आर हरि कुमार। और अगर एयरफोर्स की बात करूं तो विवेक राम चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि जो विधानसभा है उड़ीसा के अंदर उसकी पहली महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी है। उनका नाम पूछा गया है सिर्फ, तो उनका नाम है प्रमिला मलिक, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई महिला जो है उस असेंबली की अध्यक्ष बनी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस ने किस देश से अपनी सेना को वापस बुला लिया है। देखो फ्रांस ने अपनी सेना को अभी हाल ही में नाइजर से बुला लिया। इसका रीज़न ये था कि नाइजर में अब इस समय पे जो मिलिट्री है उसने वहाँ पे तख्ता पलट दिया, ठीक है। इस वजह से वहाँ से फ्रांस ने अपनी सेना को बुला लिया वहाँ से, ठीक है। अगर मैं नाइजर की बात करूँ तो नाइजर एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि स्थलबद्ध देश है। चारों तरफ से वो भूमि से घिरा हुआ है, किसी भी तरह की समुद्री सीमा उसकी नहीं है। और नाइजर की कैपिटल जो है वो है नियामे, उसका नाम है नियामे, NIAMEY नियामे, ठीक है। इसमें नाइजर नदी बहती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और नाइजर के बारे में इतना ही काफ़ी है। और अगर मैं नाइजर की आपको लोकेशन भी बता दूं, जैसे ये अगर अफ्रीका महाद्वीप में बना भी लूँ तो नाइजर की लोकेशन कुछ यहाँ आपको मिलेगी देखने को, यहाँ इस जगह पे नाइजर है यहाँ, ठीक है, ओके। और अगर मैं तंजानिया की बात करूँ यहाँ पे, तो तंजानिया का जो अभी मैंने बताया था आपको जंजीबार,
जंजीबार द्वीप पे। आईआईटी मद्रास का विदेश में खुला कैंपस है। आईआईटी मद्रास का जो विदेश में खुला कैंपस है वो जंजीबार में खुला हुआ है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में अगर मैं बात करूं, जैसे जो ब्रिक्स समिट है हमारी, तो अभी ब्रिक्स समिट ख़त्म हुई, लेकिन आपसे पूछा जाए भाई नेक्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ होनी है 2024 में, तो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ होगी आपकी अभी 2024 में, तो 2024 में होगी कजान सिटी। कजान कहाँ पे? रशिया में, रूस में, ठीक है। और लेकिन 2023 की कहाँ हुई, तो आपको बताना है 2023 की जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुई। कहाँ पर हुई? जोहान्सबर्ग अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पे हीरो के लिए किम्बरले की खान कहाँ पे है आपसे पूछे? किम्बरले, तो यहीं पर हीरो की खान पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर आपने मोरक्को दिख रहा होगा, मोरक्को में क्या पाया जाता है? मोरक्को में एटलस माउंटेन पाई जाती है। कौन से माउंटेन पाई जाते हैं? एटलस माउंटेन, ठीक है। एटलस, ठीक है, इनको ऐसे लिख सकते हो आप, एटलस माउंटेन पाए जाते हैं यहाँ पे। और तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत जो है माउंट, उसका नाम क्या है? किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। आपसे पूछेगा कहाँ पाया जाता है माउंट किलिमंजारो, तो तंजानिया में पाया जाता है, ठीक है। और एक यहाँ पे लेक विक्टोरिया भी पाई जाती है, लेकिन ये 4 देशों से घिरी हुई है लेक विक्टोरिया, जिसमें रवांडा, बुरुंडी, केन्या और तंजानिया 4 होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो